Good morning. This is Sixth Allied Classes and I am your teacher Kailash Chandra. आज हम वर्ड हिस्ट्री 11th क्लास के सेकंड चैप्टर लेखन कला और सहल जीवन में हम चर्चा करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता कि मेसोपोटामिया की खोज 1840 में हुई, लेकिन इसकी खुदाई 1930 में हुई और सबसे पहले जो खुदाई थी वो उरू शहर की हुई। जब उरू शहर की खुदाई हुई तब इस सभ्यता की हमें भौगोलिक स्थिति समझ में आई कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी। तो इसमें आते उत्तर क्षेत्र है, वहां पर घास के मैदान है। अब घास के मैदान है तो यहाँ पर कृषि भी हुई और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी हुआ। और इसी तरह से जो सेकंड भाग है इसका पूर्वोत्तर किधर है कि ईरान और इराक के पूर्व में और उत्तर में। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ऊंचे नीचे घास के मैदान थे और यहाँ झरने भी बहते थे और यहाँ पे कोई वनस्पति नहीं थी, केवल जंगली घास के फूल थे। ये जंगली फूल और यहाँ पर 7000 वर्ष से 6000 साल पहले यहाँ पर खेती होने के सबूत भी हमें मिले हैं। और तीसरा इसका भाग है वो है दजला और उसकी सहायक नदियां जो थी इस सभ्यता में यातायात का काम करती थी, क्योंकि माल को एक जगह से ले जाना और दूसरी जगह तक फिर वहां से लाना, ये वहां पर सड़कें कम थी और यहाँ पर यह नदी बखूबी नावों से या छोटे छोटे सिप रहे होंगे उस समय के, उनका ये कार्य करती थी। और दक्षिण में है जो आज रेगिस्तान है और रेगिस्तान इस बात का सबूत है कि सबसे पहले यहाँ शहर बसे। और ये क्या थे कि ये दजला और फरात नदी के द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी लाई गई वहां पे ये शहर बसे, लेकिन आज यहाँ पर पूरा रेगिस्तान है। तो अब जो नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी थी उनमें यहाँ पर गेहूं, जौ, मटर, मसूर ये फसलें हुआ करती थी। और यहाँ से जो फसलें पे जो खाद्यान्न थे, जो शहर थे वो गांव पे निर्भर रहते थे, क्योंकि जो खाद्यान्न जो गांव से आते थे। तो इस तरह से ये देखने को मिलता है। अब आते हैं कि मेसोपोटामिया में श्रम विभाजन कैसे था। तो पहले यहाँ पर शहर बसे और शहरों में आने के बाद लोग कुछ काम करेंगे तो श्रम विभाजन हुआ। कोई मजदूर हुआ, कोई व्यापारी हुआ, तो कोई माल को ले जाने वाला हुआ, तो बहुत सारे जो कार्य थे वो समाज में बट गए। तो इस तरह से श्रम विभाजन हुआ। अब आते हैं कि इस सभ्यता के स्रोत क्या है, जानकारी के स्रोत। तो इसमें भवन है कि उस समय भवन कैसे थे, मूर्तियां हैं कि मूर्तियां किस किस की प्राप्त हुई हैं, आभूषण हैं, औजार हैं, मुद्राएं, पट्टिकाएं और जो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखित दस्तावेज है, क्योंकि पहले कागज नहीं था। तो पहले लोग जो मिट्टी की पट्टिकाएं बनाते थे फिर उन पर प्रेस करते थे, तीली से लकड़ी से जैसे भी थी, और फिर वो अक्षर छप जाते थे। फिर उनसे दो तरह की पट्टिकाएं होती थी, एक कच्ची मिट्टी की, एक पक्की मिट्टी की। फिर उसी को पका के तो वो काफी दिन तक चल जाती थी। तो इस प्रकार के हमें स्रोत मिले हैं। अब आता है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। तो ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का है मोसोस कहते हैं मध्य, और एक है पोटोमस कहते हैं नदियों को मिलाकर के जो क्षेत्र बनता है उसको हम दोनों को मिला दें तो मध्य का जो नदियों का क्षेत्र, इसका मीनिंग ये होता है। अब इसी तरह से अब ये दिखाया कि इसको जो मेसोपोटामिया है कि हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो मेसोपोटामिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक ऊपर का उत्तर और एक नीचे का दक्षिण। तो उत्तर में क्या था कि ये असीरियाई क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो सुमेरियन थी। और इसी तरह से जो दक्षिण का क्षेत्र है वो कई नामों से अलग अलग टाइम पर कहा गया, जैसे सुमेर, अक्कड़, बेबीलोन। ये क्या था कि ये दक्षिण का जो क्षेत्र था वो जल्दी जल्दी नष्ट हुआ, फिर बसा, फिर नष्ट हुआ, फिर बसा। तो इस प्रकार से लास्ट में हमें बेबीलोन नाम से ये सभ्यता मिलती है। तो इस
टॉपिक में हमें कई छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप ये पहला क्वेश्चन बनेगा कि मेसोपोटामिया की खोज कब हुई। तो 1 नंबर का है मेसोपोटामिया की खोज 1840 में हुई। दूसरा क्वेश्चन है कि ये कौन से नगर की सबसे पहले मेसोपोटामिया में खुदाई हुई। तो आप लिख सकते हैं उर्ल नगर की। अगर मैदानी अगर भौगोलिक स्थिति आती है तो ये 4 नंबर का आएगा। तो 4 नंबर में आप उत्तर के घास के मैदान, पूर्व उत्तर के ऊंचे नीचे घास के मैदान, फिर तीसरा आएगा इसमें दजला फरात उसकी जो नदियां हैं सहायक नदियां उनके मैदान, और दक्षिण में जो रेगिस्तान है जो जिससे अभी मैंने बताया था सुमेर का, तो ये आता है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद में 2 नंबर का ये आ सकता है कि खेती किस प्रकार होती थी। तो ये नदियों के द्वारा लाई हुई उपजाऊ मिट्टियों में ये खेती होती थी, जिसमें गेहूं, जौ, मटर, मसूर, चना इत्यादि फसलें होती थी। और इसके बाद में इसके स्रोत के मेसोपोटामिया के क्वेश्चन ये बनता है कि स्रोत क्या थे। तो स्रोत 2 नंबर का भी हो सकता है, 1 नंबर का भी हो सकता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं भवन, मूर्ति, कई लिख सकते हैं, औजार है, आभूषण है, पट्टिका है। तो इसी के जो 2 नंबर का एक और क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक मैसोस और एक पोटोमस। तो इसका एक का अर्थ होता है मध्य और एक होता है नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टियों से मिलाकर बना है। और लास्ट में अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो मेसोपोटामिया सभ्यता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक उत्तरी क्षेत्र, एक दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी को हम असीरियाई कहते हैं भाग, और दक्षिणी को हम सुमेर सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शहरों का महत्व। शहरीकरण का महत्व कि जो मेसोपोटामिया में शहर बने उनका क्या महत्व है। तो एक एक करके हम इस पर विचार करते हैं। पहले तो यह है कि शहरों में उत्पादन हुआ। तो उत्पादन हुआ तो उत्पादन के साथ साथ बहुत सारी चीजों की मांग बढ़ी, और उत्पादन से व्यापार बढ़ा, माल का आना, माल का जाना। और इसके साथ ही जब व्यापार बढ़ेगा तो लिखने की कला, जिसे लेखन कला कहते हैं, उसकी आवश्यकता होगी, बही की आवश्यकता होगी, बिल्टी की आवश्यकता होगी, बिल भी कटेंगे तो उसके लिए लिखने की आवश्यकता होगी। तो मंडिया में बिना खाते के काम नहीं चलता। तो यहां पर क्या होगा, जब लिखने की आवश्यकता होगी तो भाषा का आविष्कार होगा, कि भाषा भी अब बन गई, धीरे धीरे बनी, लेकिन व्यापार के माध्यम से भाषा का निर्माण हुआ। और यह एक सुव्यवस्थित प्रशासन था। यहाँ की मेसोपोटामिया सभ्यता में सुव्यवस्थित प्रशासन था, और यह जो व्यापार के साथ साथ और गतिविधियां भी बढ़ने लगी। तो ये शहरों में, जो गांव में नहीं होता था वो शहरों में अब सब कुछ होने लगा। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि गांव में काम कम थे, और शहरों में जब उद्योग धंधे जब बढ़ने लगे तो धीरे धीरे जो शहरों की आबादी बढ़ने लगी, और गांव की जो जनसंख्या थी वो कम होने लगी, क्योंकि वहां पर कृषि उत्पादन ही होते थे, फसलें होती थी, लेकिन उद्योग धंधे उस समय शहरों में ही थे। तो शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी। अब क्या हुआ कि जो गांव थे वो कस्बे बने, और जो कस्बे थे वो शहर बने। तो इस तरह से शहरों का विकास होता चला गया। और इसके लिए कई अन्य दिशाएं जो थी और भी जिम्मेदार थी, जैसे गांव की उत्पादक खेती। तो गांव में क्या था कि उत्पादन होता था, और जैसे फसलें थी, सब्जियां थी, फल थे, ये सारे कहां होते थे, गांव में, शहरों में नहीं होते थे। और दूसरा था जल परिवहन, कि पहले मेसोपोटामिया में ऐसा देखने में आया है कि फरात नदी में क्या था, दजला में भी फरात में भी, कि माल को लाना और ले जाना नदियों के माध्यम से था, क्योंकि यहां पर रास्ता प्लेन नहीं थे। तो इसलिए जल परिवहन के माध्यम से ये माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता था। जैसे हम जो पक्का माल शहरों से विदेश ले गए, और वहां से हम कच्चा माल बनाने के लिए फिर शहर लेके आए। तो जो इस तरह का आवागमन था वो नदियों के माध्यम से था। दूसरा था श्रम विभाजन, कि जिसमें नदियों जो यातायात के बाद आता श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या था
कि एक व्यक्ति कोई एक काम नहीं कर सकता, आपको काम बांटने ही पड़ेंगे। एक व्यक्ति एक काम करेगा, फिर दूसरा दूसरा काम करेगा, तीसरा तीसरा काम करेगा। जैसे कारीगर है, मजदूर है, उद्योगपति है, व्यापारी है, तो ये सारे के सब काम बटे हुए हैं। आज भी बटे हुए हैं, पहले भी बटे होते थे। अब उसके रूप में इन सब का एक व्यवस्था थी कि कारीगर को ये काम करना है, ये काम हो गया, फिर कहाँ जाएगा माल? बाजार में जाएगा, तो वहां लाला को माल बेचना है। वहां से फिर कहाँ जाएगा कि वहां से जो विदेशों को जाएगा या विदेशों से कच्चा माल आएगा। तो ये 3 व्यवस्थाएं थी। अब आता है कि शहरों में माल की आवाजाही, कि माल की आवाजाही क्या थी? कि मेसोपोटामिया सभ्यता में ना तो पत्थर यहां पर अच्छी क्वालिटी की थी, न या लकड़ी थी। जब लकड़ी नहीं थी तो नाव भी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि नाव के लिए मजबूत लकड़ी चाहिए। और पत्थर, धातुएं, वो भी यहां पर नहीं थी। तो यहां पर हमने ऐसा देखते हैं कि अरब कंट्री, ईरान है, अरब है, कुवैत है, और जो ऊपर जो सीरिया है, वहां से सामान मेसोपोटामिया में आता था। अब वहां से आ गया, किसके माध्यम से आया? नदियों के माध्यम से, शहरों के माध्यम से। और जो शहरों में, गांव और शहर के बीच में जो तालमेल था, वो गधे, घोड़े, खच्चर, ये उस समय ट्रांसपोर्ट के साधन थे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि नदियां तो ट्रांसपोर्ट का साधन थी, लेकिन इसके अलावा जो पशु थे, ये गधे, घोड़े, खच्चर, ये भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इनके माध्यम से ही व्यापार होता था। तो इस प्रकार इसमें छोटे छोटे कई क्वेश्चन बनते हैं कि उद्योगों का विकास एक होता है, ये बड़ा है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि उद्योगों के विकास का मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या प्रभाव पड़े। तो उनसे क्या हुआ? व्यापार बढ़ा और काम हुआ। दूसरा, लेखन कला का विकास हुआ। तीसरा, एक व्यवस्था बनी मंडी की, शहर की। जो कस्बे थे, गांव थे, कस्बे बने, कस्बे थे, शहर बने। तो इस प्रकार ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब आता है कि जो शहरीकरण के लिए क्या क्या अन्य दिशाएं थी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि शहरीकरण के लिए क्या दिशाएं थी। तो एक थी कि उत्पादक खेती गांव की, वो कहाँ थी? शहरों में। भाई गांव में क्या होगा खेती का? तो आप ये लिख सकते हैं कि उत्पादक खेती। दूसरा ये था कि नदियों के द्वारा कच्चे माल को और पक्के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता था। और तीसरा था इसमें श्रम विभाजन, जिसमें कि बहुत सारे कारीगर थे, मजदूर थे, उद्योगपति थे, अपना अपना कार्य करते थे। तो ये क्वेश्चन भी शहरीकरण के लिए अन्य दिशाएं, ये भी 3 नंबर का है। अब आता है कच्चे माल की आवाजाही। तो कच्चे माल की आवाजाही में, क्योंकि यहां पर ना तो धातुएं अच्छी थी, एक क्वेश्चन ये बनता है कि कच्चे माल की आवाजाही क्यों थी, या कौन कौन सी चीज अरब या दूसरे कंट्रियों से मंगाई जाती थी। तो धातुएं, अच्छी लकड़ी और पत्थर, क्योंकि यहां पर ये तीनों ही चीजों का अभाव था। तो इस प्रकार ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।